सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर का। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स गिवन है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक 19 क्वेश्चंस गिवन है आपको इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में, और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इसके लिए यार रिक्वायरमेंट है चैप्टर 18 आपको आना चाहिए। हम लोग अभी चैप्टर 19 कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मत जंप करना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो एक एक करके पहले तो मैं ऊपर चीज़ें मार्क करा देता हूँ, कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में, कौन सी बैलेंस शीट में, और फिर हम एडजस्टमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो ऊपर का आपको डेटा गिवन होता है ना, ऊपर का जो डेटा गिवन होता है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। और जो ऊपर का डेटा गिवन होता है ये आपका जाता है खाली एक जगह, एट वन प्लेस। इसको आप अपने आंसर में सिर्फ एक जगह भेजोगे। और ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये 2 प्लेसेस पे भी जा सकती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी एडजस्टमेंट भी आती हैं कि उसका 3 जगह पर भी इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये 2 जगह जाएंगी मेजॉरिटी क्वेश्चन में, कभी कभी ये 3 जगह भी जाएंगे, डिपेंड करता है कौन सी आपकी एडजस्टमेंट है। तो इसका ये इफेक्ट होगा मिनिमम 2 जगह पर, अदरवाइज 3 जगह पर भी इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ऊपर वाली का इफेक्ट एक ही जगह आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको पॉइंट्स में गिवन है, ये कहाँ जाता है, ये 2 जगह जाता है। एक ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स में। ठीक है, तो ये हमें याद है। ठीक है, ये तो हम पहले भी करते हैं, तो इसलिए ये हमें जल्दी समझ आ गया। अब ऊपर की आइटम्स में एक बार ही कर देता हूँ डिस्कस। तो कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होता है, कहाँ पर होता है, बैलेंस शीट। तो ये एक एक जगह कहाँ कौन सी है मैं बता रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट्स, डिलीवरी व्हीकल बैलेंस शीट एसेट्स। डिलीवरी व्हीकल मतलब हम लोगों के पास कोई गाड़ी रखी हुई है, हमारे बिजनेस में हमने कोई गाड़ी खरीद रखी है, और सामान की डिलीवरी के लिए, माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ये व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारी एसेट है, अपनी गाड़ी है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट्स, हमारे को इन लोगों से पैसे लेने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है। परचेजेस आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सेल्स ट्रेडिंग में जाता है, वेजेस भी ट्रेडिंग में जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस शीट एसेट्स। सैलरीज P&L में जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम तनख्वाह देते हैं, तो ये हमारा खर्चा है, P&L में जाएगा। रिपेयर्स आपके P&L में जाते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। रेंट आपका जाएगा P&L में, खर्चा है, कुछ नहीं लिखा तो खर्चा मानेंगे। ठीक है, अगर खाली रेंट लिखा है तो आप एक्सपेंस मानोगे उसको। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा हो, माल को बनाने से रिलेटेड खर्चा होगा, वो ट्रेडिंग में जाएगा। बैड डेट्स P&L में, पैसा डूब गया अपना नुकसान है, P&L। खाली कैरेज लिखा हो या कैरेज इनवर्ड्स लिखा हो, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। खाली कैरेज लिखा हो, सिर्फ इतना भी लिखा होगा ना, तो भी आपको याद रखना है कि वो ट्रेडिंग में ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक समझे। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हमने समझ लिया, 2 जगह जाएगा। अब पॉइंट 2 और पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पॉइंट 2 कह रहा है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। डेप्रीशिएट मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिराओ। ठीक है, तो इसके 2 इफेक्ट्स आएंगे, एक तो P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट। कैसे शो करेंगे वो हम आंसर में देखेंगे। सेम इफेक्ट डिलीवरी व्हीकल का, इसका 15% का है। ठीक है, तो आपको ऊपर वैल्यूज देखनी है, डिलीवरी व्हीकल ये लिखी, प्लांट एंड मशीनरी ये लिखा, तो इनकी हमें 10% और 15% निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते टाइम देखेंगे इसका इफेक्ट। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है यार, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ये आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे ही आउटस्टैंडिंग वर्ड पढ़ो, ये किसी के साथ भी लग सकता है, ये पता है रेंट के साथ भी लग सकता है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग का भी एडजस्टमेंट आ सकता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी लिख सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है आउटस्टैंडिंग के साथ।
तो ड्यू बट नॉट पेड, मतलब खर्चा ड्यू तो हो गया बट हमने पे नहीं करा। तो आपको ये समझना है इररिस्पेक्टिव, हम लोग अक्रूवल पढ़ रहे हैं ना, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको ये समझना है कि रेंट मैंने कैश की फॉर्म में पे करा या नहीं करा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना है कि क्या वो मुझे पे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो अगर वो आउटस्टैंडिंग है मतलब वो इस साल का खर्चा और मुझे उसको कंसीडर करना चाहिए था, मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो मैंने अभी तक कंसीडर नहीं करा। तो ड्यू तो हो गया बट पे नहीं किया, तो हमें कैश वैश से मतलब नहीं होता कैश में पे किया नहीं किया, हमें सिर्फ ये समझना होता है कि आइडियली मेरे को पे करना था या नहीं करना था, आइडियल सिचुएशन क्या होती। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझाऊंगा, बट अभी अगर वैसे शॉर्ट में बताना हो तो P&L और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ये जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आप हेडिंग याद रखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। फिर 31 मार्च 2020 जो भी आपका ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट ये अकाउंट है, क्योंकि ये एक अकाउंट है तो डेबिट लेफ्ट में, क्रेडिट राइट में। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे हम लोगों ने समझ रखा है पिछले चैप्टर में जैसे हम करते थे। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे 1,60,000 का क्वेश्चन में गिवन है, ये आपने नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप परचेजेस ढूंढेंगे अपने आंसर में। तो परचेजेस यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कितने की हमारे को गिवन है। तो परचेजेस मुझे दिख रही है 2 लाख रुपए की। परचेजेस के साथ मेरे को सेल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय सेल्स, सेल्स मेरा क्रेडिट में जाता है। ये सब मेरे को याद है, मैंने पिछला चैप्टर करा है, तो मेरी सजेशन है भाई पिछला चैप्टर कर लेना, वरना ये ऐसे एक एक चीज़ समझाऊंगा तो फिर आंसर ही हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्स आपका 4,20,000 का है, वो आपका क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे को नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिख लिया 1,60,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखा। ठीक है, अब मेरे को वेजेस दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा टू वेजेस। तो वेजेस मेरे को गिवन कितना है 80,000 का। ठीक है, तो वो लिख लिया। फिर साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो एक बारी वो भी लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, 15,000 रुपये गिवन है, तो ये हमने यहाँ लिखे। फिर मैं देख लेता हूँ कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, कैरेज इनवर्ट्स ये मुझे लास्ट में आइटम गिवन है कैरेज इनवर्ट्स की, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, तो ये 16,000 का गिवन है, तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट करा। और जो भी तीनों एडजस्टमेंट्स गिवन है उसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग में, और किसी का भी नहीं आएगा। तो एक बार ही मैं वेरीफाई कर रहा था कोई आइटम कहीं मुझसे छूट तो नहीं गई। अगर नहीं छूटी है तो टोटल वगैरह करते हैं और आंसर लिखते हैं। ऑलराइट, तो टोटल करते हैं। देखो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बड़ी वाली साइड है, तो क्रेडिट साइड का मैंने यहाँ टोटल करा। तो ये आपको सिंपल 2 आइटम से तो आराम से ऐड हो रही है, 5,80,000 आ रहा है। तो बड़ी साइड का टोटल मैं इधर लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, जैसे हम लोग लेजर वगैरह कोई भी अकाउंट बैलेंस करना वैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, CD लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना। तो इन दोनों में से 1 2 3 4 5 ये पांचों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पांचों का टोटल आएगा 4,71,000। तो 580 में से 4,71,000 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा 1,09,000 रुपये। तो इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो अपना आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद मैं इसके नीचे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। तो कैसे बनता है ये आप समझे ज़रा। तो ये जो टू ग्रॉस प्रॉफिट है, सबसे पहले तो इसकी साइड चेंज कराएंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और जैसे हम लोगों ने डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा था, CD साइड चेंज करके क्या बनता है BD, तो यहाँ लिखेंगे BD। अमाउंट कॉपी पेस्ट करेंगे सामने, तो यहाँ लिख देंगे 1,09,000 रुपीज़। ठीक है भाई, तो इसके बाद आपको एक एक करके सारे खर्चे यहाँ पर लिखने हैं डेबिट में, और इनकम आप लिखेंगे क्रेडिट में। और ये अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया। और आप चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाओ, बट मैं जॉइंट बना रहा हूँ क्योंकि जॉइंट भी स्कूल्स वगैरह में इक्वली गुड है, बुक्स में जॉइंट अकाउंट भी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरीज। ये मेरे को ट्रेडिंग में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में ऊपर डेटा जो गिवन है वहाँ पर सैलरीज गिवन है 80,000। फिर मेरे को दिख रहा है रिपेयर्स। ठीक है, तो रिपेयर्स का बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो रिपेयर्स हमारा खर्चा है, तो ये 19,000 आ रहा, बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स भी करनी है, तो ये भी लिख लिया। फिर मेरे को दिख रहा है रेंट में आपको ना पॉइंट नंबर 3 में एडजस्टमेंट गिवन है। तो रेंट आपको ऊपर डेटा में तो गिवन है 45,000, तो इसको देखो मैंने इंटरनली लिखा, बाहर नहीं लिखा, मैंने इसको इंटरनली पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा। और जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट होता है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है मेरे को खर्चा
ड्यू तो है बट मैंने अभी तक पे नहीं करा, तो वो इस साल का खर्चा है ना, कैश में पे हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी अकाउंट जो है ना, आप लोग जो पढ़ रहे हो अक्रूवल सिस्टम पढ़ रहे हो, तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कैश में पे किया नहीं किया। आपको ये समझना है करंट ईयर का एक्सपेंस है या नहीं है। क्रेडिट में अगर लिखेंगे तो करंट ईयर की इनकम है या नहीं है, बस ये जानना है। तो हमने रेंट पे नहीं करा 5,000 का, तो पे नहीं करा तो क्या हुआ, खर्चा तो इसी साल का है ना, तो यानी कि टोटल रेंट मेरे को 50,000 का आइडियली पे करना चाहिए था। आपको आइडियल सिचुएशन लिखनी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का इफेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहे हैं बैड डेट्स, तो मैं लिखूंगा बैड डेट्स जो P&L में जाएंगे 50,000 के, ठीक है। फिर मेरे को ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट्स दिख रही थी डेप्रीसिएशन की, तो मुझे डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट्स करनी है। तो यहाँ पे दो तरीके की एसेट्स बोल रहा था वो, एक तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, और दूसरा है डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे को बोल रहा है कितना, 10% बोल रहा है 12 लाख का, तो 12 लाख का 10% जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का है, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन भी खर्चा होता है कि हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू में गिरावट, ठीक है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी अपनी ऐसे निकलेगी। फिर हमारे को डिलीवरी व्हीकल है 2,60,000, उसका कह रहे डेप्रीसिएशन करेंगे 15%, तो 15% निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 39,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल डेप्रीसिएशन, देखो मैंने इंटरनली लिखा है, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो और इसके यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे, तो 120 + 39 कितना होगा, 1,59,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने रेडी है। बस अब एक बारी टोटल वगैरह करने से पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कहीं कोई आइटम मुझसे छूट तो नहीं गई, अगर कुछ नहीं छूटी तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ऑलराइट, तो अब हम ज़रा टोटल वगैरह करते हैं। देखो कोई भी आइटम नहीं छूटी है, तो आप देखो मुझे लग रहा था नेट प्रॉफिट आएगा, बट यहाँ पर तो खर्चे बहुत ज़्यादा है और अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो बड़ी साइड डेबिट है, मतलब ये खर्चे देखो सैलरीज रिपेयर्स, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। तो इन सबको अगर मैंने ऐड करा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आइटम्स है ना, टोटल 5 आइटम्स, ये खर्चे, इनको मैंने ऐड करा, इसका टोटल आ रहा है 3,58,000। तो फर्म के ऊपर खर्चा कितना है 358 का, तो बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड करेंगे और जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इधर आएगी। तो यहाँ पर एक तो बाय वर्ड चलता है, और अगर खर्चे ज़्यादा हैं कमाई से तो आंसर होगा लॉस का, तो बाय नेट लॉस, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 358 में से 1,09,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,49,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा नेट लॉस आ गया। तो ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आप देखो भाई, सबसे पहले आप एसेट्स वगैरह लिखो या क्या लाइबिलिटीज़ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी सजेशन रहेगी लाइबिलिटीज साइड पहले हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो कैपिटल कितनी गिवन है 19 लाख, ये मैं इंटरनली लिखूंगा। उसके बाद मेरे को ड्राइंग्स बताई जा रही है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स कितनी है 70,000, तो ये मैंने यहाँ लिखना है इंटरनली। अब ये माइनस कराना है, याद रखना। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, तो लॉस है तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो लॉस आया है 2,49,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये भी यहाँ से लॉस माइनस करेंगे, तो 19 लाख में से ये दोनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले और आइटम्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो कैपिटल ड्राइंग्स, फिर हमें प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने यहाँ पर लिखी, जिस ऑर्डर में डेटा गिवन है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, और माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको 12 लाख की गिवन है, तो इसमें से डेप्रीसिएशन गिराओगे जितनी हमें 10% बोली, तो 1,20,000, तो ये हो जाएगा 10,80,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब 12 लाख की मशीनरी थी, इतने से उसकी वैल्यू गिर गई, तो 10,80,000 की बैलेंस शीट में वो वैल्यू दिखेगी। सिमिलरली डिलीवरी व्हीकल है, तो डिलीवरी व्हीकल की भी वैल्यू आप गिराएंगे, तो डिलीवरी व्हीकल हमें गिवन है 2,60,000 की, मैं इंटरनली लिख रहा हूँ। फिर माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना था इसका 39,000 था, तो ये डेप्रीसिएशन गिराएंगे, तो 2,60,000 में से ये हटेगा, तो 2,21,000 इसकी वैल्यू आएगी आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है। सिमिलरली सन्ड्री डेटर्स है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, सन्ड्री डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये कॉपी पेस्ट होंगे 3,60,000 रुपये, ठीक है। फिर मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये है 4,95,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लिए। इसके बाद हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हमारे को दिख रहा है, तो ये आपका जाएगा 2,60,000 रुपीज़, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मत भूलना कि हमें लिखना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिखना बच्चे भूलते हैं, तो ये नहीं भूलना है, तो 1,60,000 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग रेंट हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 में गिवन है, तो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, आप लोगों ने पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग। तो जितना भी रेंट नहीं पे किया वो कर्ज है, हमें बाद में पे करना है, यहाँ पे कर्ज है लिखते हैं ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने एडजस्टमेंट में से देखकर यहाँ पर लिखा, डेप्रीसिएशन भी हमने एडजस्टमेंट्स में से लिख ली, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने एडजस्टमेंट में से लिख लिए, ठीक है। तो अब एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो कहीं कोई मुझसे आइटम छूट तो नहीं गई, अगर कुछ नहीं छूटा है तो हम लोग बैलेंस शीट टोटल करेंगे। ऑलराइट, तो टोटल करते हैं भाई, कुछ भी आइटम हमसे नहीं छूटी है, ठीक है। तो टोटल वगैरह कर लेते हैं बैलेंस शीट का। तो पहले तो ये कैपिटल में से ये दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका आएगा 15,81,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपने टोटल करना है दोनों साइड्स का, और टोटल याद रखना बैलेंस शीट का ना सेम आना चाहिए, जो इन आइटम्स का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए इन आइटम्स के। तो एग्जाम में टिप दे रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ का कर लेना, और अगर बैलेंस शीट मैच ना करे तो लाइबिलिटीज़ का टोटली इधर एसेट्स में लिखना, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में यूजुअली ना कम आइटम्स होती हैं, तो ये हमारी मोस्टली ठीक निकल जाती है, इसी में ही दिक्कत आती है, हम इसमें कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, बट यहाँ पर सब ठीक निकला है। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे, ये आएगा 20,81,000 रुपीज़, और इन सभी आइटम्स को आप ऐड करोगे, ये भी आपका आएगा 20,81,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना डन है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई, अगर आपको ये सोल्यूशंस चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं ये सेम टू सेम जो मैंने रजिस्टर पे लिखा है इसकी PDF बनाकर मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।